हाय गाइस, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर नाउ। पिछली क्लास में आपने पढ़ा था करेक्शन इन लेवलिंग वर्क। सबसे पहला करेक्शन जो आपने पढ़ा लास्ट क्लास में वो थी करेक्शन ड्यू टू अर्थ कर्वेचर, जो कि लार्ज एरिया होने के कारण कर्वेचर इफेक्ट आप कंसीडर करते हो और उसके कारण जो स्टाफ रीडिंग आएगी उसमें आपको कर्वेचर का इफेक्ट कंसीडर करते हुए कर्वेचर का करेक्शन लगाना पड़ता है, जिसकी वैल्यू आपने पढ़ रखी है, दैट इज -0.0785 d स्क्वायर। दैट वाज द सीसी वैल्यू। लेकिन मैंने आपको बताया कि जब करेक्शन की बात आती है तो एक और भी करेक्शन का जिक्र होता है और वो है रिफ्रैक्शन करेक्शन। अब ये रिफ्रैक्शन क्या है, तो पहले आप याद करो, आपने अपने 11th क्लास में आपने एक इफेक्ट पढ़ रखा है रिफ्रैक्शन। उसमें मीडियम चेंज होने के कारण किसी भी चीज का जो डायरेक्शन होता है, आपको रेज का डायरेक्शन चेंज होता हुआ नजर आता है। ठीक है, मीडियम जैसे कि मान लो एयर मीडियम टू वाटर हो गया, फिर एयर टू एयर अगर डेंसिटी चेंज होती है, ठीक है, तो रेज का डायरेक्शन चेंज होता है। एग्जैक्टली सेम तरीके से आप लाइन ऑफ साइट को सोचो तो लाइन ऑफ साइट भी अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेती है मीडियम चेंज होने के कारण। अब ओवर द लार्ज रेंज जो डेंसिटी इंस्ट्रूमेंट के पास में होगी एयर की, वही डेंसिटी थ्रू आउट द लेंथ नहीं होगी, जिसके कारण लाइन ऑफ साइट का बिहेवियर है कि वो हमेशा नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाती है। अब इसी बात को मैं समझाता हूं कि रिफ्रैक्शन का इफेक्ट क्या है। हम लोग अभी देखने जा रहे हैं करेक्शन ड्यू टू रिफ्रैक्शन। सो ए पार्ट आपने देख रखा था, विल नाउ स्टार्ट द बी पार्ट। सेकंड करेक्शन इज करेक्शन ड्यू टू रिफ्रैक्शन। तो आप सबसे पहले एक छोटा सा एग्जांपल ले लो कि जैसे मान लो ये ग्राउंड है, कर्वेचर इफेक्ट के कारण ये आप कुछ ऐसा देख रहे हो ग्राउंड को। सो दिस वन इज बेसिकली द ग्राउंड लेवल वी हैव। अब यहां पे इफ यू कीप द इंस्ट्रूमेंट and in the instrument if you keep the bubble at center, you know that due to the bubble in altitude bubble tube, when it is at center, you know that the line of sight becomes horizontal, and you know that आपने इसका definition भी पढ़ा था कि whenever you set a line through the theodolite keeping the bubble at center, you call this line as the horizontal line। तो ये रही horizontal line आपके सामने, ठीक है। अब होता क्या है, आप ना अर्थ के नजदीक थोड़ा सा विजुअलाइज करो कि अर्थ ऐसा है, कुछ ऐसा ना राउंड शेप में। तो यहाँ पे डेंसिटी जो है उसी के आसपास की डेंसिटी यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। इसको विजुअलाइज कीजिए और आप साथ में ये भी समझो कि भाई डेंसिटी ऑफ एयर जो यहाँ पे मीडियम है, उस मीडियम की डेंसिटी जो ग्राउंड पे है, आप जितना एलिवेशन पे जाओगे वो डेंसिटी कम होते चली जाती है। तो यहाँ पे ज्यादा, यहाँ पे ज्यादा, यहाँ पे ज्यादा, और ऊपर की तरफ बढ़ोगे तो कम, यहाँ पे ऊपर की तरफ बढ़ोगे तो कम। तो यहाँ पे एक बेल्ट समझो यहाँ पे कि दिस हैज द हायर डेंसिटी एरिया, ठीक है। और ये यहाँ पे लोअर, यहाँ पे इवन लोअर। थिंक अबाउट दिस लाइन, दिस पर्टिकुलर लाइन इन ब्लू कलर विच इज लाइन ऑफ साइट। आर यू एबल टू विजुअलाइज दिस लाइन इज हियर इन अ denser medium, but as you move forward this is now entering to the lighter medium, even lighter और भी light medium। और तो यहाँ पे जो डेंसिटी है ना मीडियम की, जो एयर डेंसिटी है हमारी, वो यहाँ पे ज्यादा है, इस जगह पे इसके अलोंग, अर्थ सरफेस के अलोंग ज्यादा है। लेकिन जो इस लाइन को देखो तो आप देखो कि अर्थ सरफेस पे दूर होते चली जा रही है, और दूर, समथिंग लाइक दिस। तो ये यहाँ से अर्थ सरफेस से थोड़ी सी दूर, मतलब कि एलिवेट होती चली जा रही है इसके रेस्पेक्ट में। So, are you able to see this particular here? Whatever is the height here, it is more, even more, something like this. तो उसके कारण होता क्या है कि ये लाइन पे अगर आप कंसंट्रेट करो तो हायर मीडियम, डेंसर मीडियम से लाइटर मीडियम की तरफ बढ़ रही है, ठीक है। अब जैसे ही ये लाइन लाइटर मीडियम की तरफ बढ़ती है, अब यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्रैक्शन समझिए। इट हैज अ टेंडेंसी, इट हैज अ प्रॉपर्टी दैट दिस लाइन विल ऑलवेज शिफ्टेड टुवर्ड्स द डेंसर मीडियम। तो ये लाइन डेंसर मीडियम की तरफ शिफ्ट होगी। तो आप बताओ, अभी है लाइट मीडियम में और डेंसर मीडियम नीचे की तरफ है, तो ये लाइन बेसिकली नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाती है। सो यू विल सी दिस लाइन इज एक्चुअली द डिफ्लेक्टेड लाइन। यू कैन सी दिस वन इज डिफ्लेक्टेड लाइन, ठीक है, डिफ्लेक्टेड लाइन। अब ये डिफ्लेक्टेड लाइन ड्यू टू रिफ्रैक्शन है। अब यहीं पे आप समझो कि होना चाहिए था हॉरिजॉन्टल और है यहाँ पे कुछ ऐसा। सो आप यहीं पे एक काम करते हैं, कर्वेचर वाला इफेक्ट बाद में सोचना, ठीक है। कर्वेचर का इफेक्ट अलग से पढ़ लिया ना, दोनों को मैं कंबाइन करूंगा अभी थोड़ी देर में। लेकिन आप यहीं पे देखो कि अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे अगर एक स्टाफ होती, सपोज दिस वन इज अ स्टाफ हियर, ये हमारी ग्राउंड लेवल, दिस वन इज द स्टाफ हियर एंड दिस वन इज द डिफ्लेक्टेड लाइन, तो इसका नाम देते हैं DL। तो आप सोचो कि वो ऑब्जर्वर
जो यहां से देख रहा होगा, रिफ्रैक्शन इफेक्ट होने के कारण ये लाइन जिसको हॉरिजॉन्टल होना चाहिए वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो गई। तो मैं यहां पे कुछ पॉइंट्स मार्क करता हूं और आप याद करके बोलो, दिस वन इज द पॉइंट 1 एंड दिस वन इज द पॉइंट 3। तो पहले आप ये सोचो कि जो ऑब्जर्वर यहां से देख रहा होगा ना, आप सोचो उसको यहां पे जब यहां से देखेगा वो, तो आप ये भी साथ में कंसीडर कर लीजिए कि रिफ्रैक्शन इफेक्ट है जिसके कारण जिस लाइन को हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए थी वो डिफ्लेक्ट होकर के डाउनवर्ड की तरफ शिफ्ट हो गई है। तो अब आप सोचो कि यहां पे अगर देखेगा इस जगह से, इंस्ट्रूमेंट वाले पॉइंट से अगर सर्वेयर देख रहा होगा तो उसको कौन सी पॉइंट नजर आएगी? पॉइंट नंबर 1 जो हॉरिजॉन्टल लाइन के कोरस्पॉन्डिंग है, या पॉइंट नंबर 3 जो डिफ्लेक्टेड लाइन है? तो यहीं पे आपका आंसर ये होना चाहिए, इट शुड बी कॉरस्पॉन्डिंग टू द डिफ्लेक्टेड लाइन। क्योंकि जब ये ऑब्जर्वर यहां से देखेगा तो उसको हॉरिजॉन्टल नजर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन अब रही ही नहीं, वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो गई है, वो बन गई है डिफ्लेक्टेड लाइन। सो आपको जो मेजरमेंट मिल रही है वो है 3 ना कि 1। लेकिन अब थोड़ा देर के लिए ना कर्वेचर वाले इफेक्ट को थोड़ा देर के लिए आप अवॉइड करो और सिर्फ ये सोचो कि भाई इन दोनों को आपस में कंपेयर करते हैं और मैं पूछता हूं द ट्रू हॉरिजॉन्टल लाइन कौन है, दिस ब्लू कलर लाइन और रेड कलर लाइन, व्हिच वन इज द ट्रू हॉरिजॉन्टल लाइन? तो आप बोलोगे ट्रू हॉरिजॉन्टल लाइन इज दिस वन, यही होना चाहिए। लेकिन वो डिफ्लेक्ट होकर के यहां आ गई, तो यहीं पे ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के रेस्पेक्ट में अगर मैं कंपेयर करूं तो आप बता दो मेजर्ड वैल्यू जो आप देखते हो, जो आप मेजरमेंट लेते हो, वो आपकी मेजर वैल्यू हो जाएगी। तो ये ऑब्जर्वर, ये जो सर्वेयर है, वो अगर रीडिंग लेगा तो वो एक्चुअली यहां से ये ग्राउंड से लेकर के 3 तक की रीडिंग लेगा। सो दिस यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड, हियर दिस वन इज द मेजर्ड वैल्यू एंड हियर दिस वन इज द ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू किसका? हॉरिजॉन्टल लाइन का। आप समझिए इस बात को, अभी हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन का ट्रू वैल्यू और हॉरिजॉन्टल लाइन का मेजर्ड वैल्यू की बात कर रहे हैं। जो आपने पिछली क्लास में पढ़ा था उसमें अलग था, उसमें हम लोगों ने ये देखा था कर्वेचर के कारण क्या है। ठीक है, कर्वेचर के कारण कौन सी हमारी कौन सी लाइन है जो हमें इक्वल एचआई देती है, हम लोग ये सोच रहे थे। यहां पे वो नहीं सोच रहे, यहां पे अलग है। पहले आप समझ लो इस बात को, वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू थिंक अबाउट द ट्रू हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ट्रू हॉरिजॉन्टल लाइन इज दिस वन, ब्लू कलर लाइन। लेकिन आप जब मेजरमेंट करोगे, सर्वेयर जब देखेगा तो उसको ये वाली लाइन नजर आएगी, क्योंकि अगर रिफ्रैक्शन इफेक्ट है तो जिस लाइन को आप हॉरिजॉन्टल सोच रहे हो वो हॉरिजॉन्टल होगी नहीं, वो शिफ्ट होकर के यहां पे आ जाएगी। ठीक है, अब जब ये शिफ्ट होकर के यहां पे आ गई तो ये हमारी इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो 3 पॉइंट दिखाया, पॉइंट नंबर 3 इज द मेजर्ड वैल्यू एंड पॉइंट नंबर 1 इज द ट्रू वैल्यू। एंड यू कैन नाउ अंडरस्टैंड दिस डिफरेंस, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, दिस इज नोन एज द करेक्शन ड्यू टू रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या होगी? अब इसकी वैल्यू क्या होगी वो अभी मैं आपको समझाता हूं। आप ये समझो कि इसको निकालने का ना कोई जरिया नहीं है, हालांकि एक कॉम्प्लिकेटेड मेथड जिससे निकल सकता है, उसी को सिंप्लीफाई करके अप्रोक्सीमेशन करके दिया जाता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ सी आर व्हिच इज करेक्शन ड्यू टू अर्थ, the correction due to refraction is always 1/7 of magnitude of correction due to earth curvature। मतलब कि जब मैं इस CR को निकालूंगा ना, so magnitude wise you need to understand the CR is equal to 1/7 of CC। ये इसकी वैल्यू आ रही है। तो आपको समझना है कि भाई CC की 1/7 हो जाएगी CR, तो मैग्नीट्यूड कितनी आएगी वो अभी मैं दिखाता हूं, लेकिन अब थोड़ा सा नेचर समझो। आप याद करो, मैंने आपको बोला कि जब ये सर्वेयर यहां से देखेगा तो उसको मेजरमेंट किसके कॉरेस्पॉन्डिंग मिलेगी? तो आप बोलोगे डिफ्लेक्टेड लाइन। और किसके कॉरेस्पॉन्डिंग मिलनी चाहिए? तो आप बोलोगे हॉरिजॉन्टल लाइन। तो आप सोचो दिस वन इज द मेजर्ड वैल्यू एंड दिस वन इज द ट्रू वैल्यू। आप देखो ट्रू वैल्यू ज्यादा, measured value come. If I write correction, correction is true minus measured. Can I say this correction is always positive in nature? So always keep in mind this correction due to refraction is always positive in nature. So मैं इस बात को यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, this correction is always positive in nature. ठीक है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अब एक दो लाइन अपने नोट में आप लिख लो, मैं डिक्टेट कराता हूँ और उसके बाद इन सब चीज़ों को बाद में लिखिएगा। नीचे एक डिक्टेट करा रहा हूँ, नीचे लिखना। Write down, due to effect of refraction, due to effect of refraction, due to effect of refraction, line of sight
line of sight is shifted in downward direction. Line of sight is shifted in downward direction. Line of sight is shifted in downward direction. Next point लिखिए उसी के नीचे अगला point. This correction is always positive in nature. This correction is always positive in nature. This correction is always positive in nature. एक और पॉइंट लिखिए. Magnitude of this correction, magnitude of this correction, magnitude of this correction is 1/7 of correction due to earth curvature. 1/7 of correction due to earth curvature. Magnitude of this correction is 1/7 of correction due to earth curvature. अब देखो इसकी वैल्यू अगर मैं निकालूं, so this you need to understand कि भाई CR की वैल्यू is 1/7 of 0.0785 d स्क्वायर, और इसी चीज को अगर आप रिजॉल्व करोगे तो आपको मालूम है कि दिस करेक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव इन नेचर है. सो आई कैन राइट 0.0785 upon 7, and this value comes out at CR is equal to 0.0112 d स्क्वायर. ये इसकी वैल्यू आ गई, और इसमें आपको मालूम होना चाहिए कि D must be in किलोमीटर and CR you will get in meters. एक और पॉइंट यहीं पे, you know that this correction is, मैंने अभी बताया था आपको, this correction is always positive. चूंकि ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव साइन will also be applied like this. So basically we can write CR is equal to plus 0.0112 d स्क्वायर. D किलोमीटर में, CR मीटर्स में. इस तरीके से निकल के आ गई. तो आपने अभी तक, आप समराइज कर लो, प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा था करेक्शन ड्यू टू अर्थ कर्वेचर CC, उसको रिलेट करते हुए एक और भी करेक्शन देखा आपने CR. ठीक है, उसके पीछे वजह थी कर्वेचर, इसके पीछे वजह है लार्ज एरिया है, तो हम लोग इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन को अकाउंट कर रहे हैं. लेकिन हम लोग जब भी लार्ज एरिया की बात करते हैं ना, तो बोथ द करेक्शंस अप्लाइड टुगेदर व्हिच इज कंबाइंडली नोन एज द कंबाइंड करेक्शन ड्यू टू अर्थ कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन. तो इन दोनों करेक्शन को साथ में अप्लाई करते हैं. तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है डायग्राम से भी देखेंगे और न्यूमेरिकल वैल्यू भी देखेंगे. सो पहले आप इसे लिख लीजिए. डू इट नाउ. सो अब चलते हैं तीसरे करेक्शन पे, दैट इज कंबाइंड करेक्शन ड्यू टू बोथ. कंबाइंड करेक्शन ड्यू टू बोथ. ठीक है, तो अभी तक जो करेक्शन पढ़ा आपने, इन दोनों को मैं साथ में कंबाइन करता हूँ. We'll see combined correction. So let's start here. The third part, I can write combined correction. Combined correction due to both. तो पहले ना डायग्राम देखो, और डायग्राम से समझने की कोशिश करो पहले कि जो आपने अभी पढ़ रखा है ना, मैं उसी को विजुअलाइज कर रहा हूँ. ये कुछ अलग से नहीं है, आपने पढ़ रखा है इस चीज़ को ऑलरेडी. सो दिस वन इज द ग्राउंड लेवल वी हैव. ये है ग्राउंड लेवल. नाउ वी हैव वन इंस्ट्रूमेंट वी आर सेटिंग हियर. तो ये हमने यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट को सेटअप किया, और इंस्ट्रूमेंट को सेटअप करने के बाद दिस वन इज द हॉरिजॉन्टल लाइन विच यू कैन सी एज हॉरिजॉन्टल लाइन. नाउ यू कैन सी दिस वन इज द MSL. दिस वन इज MSL. सो ये MSL लाइन है, मीन से लेवल, और आप जानते हो कि इसके पैरेलल एक लेवल लाइन कंसीडर की जाती है. सो दैट लाइन इज दिस. ठीक है, सो दिस आई कैन मार्क हियर, दिस वन इज द लेवल लाइन हियर.
ठीक है। अब यहाँ पे मैं स्टाफ अगर दिखाऊं, सो यू कैन विजुअलाइज दैट दिस वन इज द लेवलिंग स्टाफ वी हैव एट एनी पोजीशन A suppose. What will happen? Due to effect of curvature, we have a level line which is the true value, and we have the horizontal line which is the measured value, and the difference is called as the correction due to earth curvature. So combinedly I am marking the points also. This point in the previous class I have shown you as point number 1. This point in previous class I have shown you as point number 2. Now let's combine the effect of refraction also. What will happen? The effect of due to effect of refraction, the line will be shifted like this, and this line is called as the deflected line DL, and this corresponding point we have here which is 3. So I can mark it as 3, right? So here, what is the combined correction? First you need to understand through the diagram. Can we say like this particular height from here to here, this one is what? It is CC. If you remember, it is actually the difference between the horizontal line and level line. Definition भी यही लिखा था आपने कि level line horizontal line के difference को हम लोग CC कहते हैं, जो negative होती है। और उसके बाद 1 and 3 जो horizontal है और deflected है, इसके बीच का ये जो difference है, इसको हमने बोला CR, ठीक है। तो basically जो combined correction है, वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हमारी combined correction आती है C. So combined correction is basically in between 2 to 3, मतलब कि level line and deflected line के बीच का difference है, ठीक है। अब इस बात को बहुत ही ध्यान समझिएगा, ज़्यादातर बच्चे इसमें ना कई बार कंफ्यूज होते हैं कि भाई ये किस तरीके से लाइन्स हैं। तो अगर यहाँ पे थोड़ी सी भी कंफ्यूजन आ रही है, I will suggest you to go to the previous video and see that video very carefully, right? And उसके बाद आप दोनों करेक्शंस को देखो और उसके बाद दोनों को मर्ज करने की कोशिश करो, तो आपको समझ में आएगा कि 1 से 2 का जो डिफरेंस है वो CC है, 1 से 3 का डिफरेंस CR है। तो बेसिकली जो इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है वो है हमारी C वैल्यू, जिसको हम लोग बोलेंगे कंबाइंड करेक्शन, ठीक है। अब इसी चीज़ को मैं एक ही बार में लिखता हूँ और इस डायग्राम को थोड़ा सा अब यहाँ से अलग करके कहीं और बना के दिखाता हूँ। सो हमने आपको बताया कि कंबाइंड करेक्शन कहाँ से कहाँ तक है, इट इज़ फ्रॉम 2 to 3, ये हमारी कंबाइंड करेक्शन आई। सो उस कंबाइंड करेक्शन को आई एम शोइंग यू हियर, दिस इज द कंबाइंड करेक्शन C, ठीक है। अब ये कंबाइंड करेक्शन जो C है, इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे? सो इसकी वैल्यू, अब इस बात को ना, इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा मैग्नीफाई करके दिखा रहा हूँ। सो थिंक अबाउट इट एंड सी दिस केयरफुली। सपोज वी हैव वन डिफ्लेक्टेड लाइन हियर, दिस वन इज डिफ्लेक्टेड लाइन, दिस वन इज लेवल लाइन, सबसे बॉटम पे लेवल लाइन, फिर है डिफ्लेक्टेड लाइन एंड फिर है हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन। So we have this point as 1, we have this point as 2, and we have this point as 3. You know that this is CR, and you know that from this to this it is CC. So basically if you want to calculate what is the combined correction C here, so इस combined correction को निकालने के लिए क्या करोगे आप? This is directly, अब कुछ लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि CC में से CR को माइनस करेंगे तो निकल जाएगी। बिल्कुल सही सोच रहे हो अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो, लेकिन आप जो सोच रहे हैं वो मैग्नीट्यूड सोच रहे हैं, ओनली मैग्नीट्यूड। फिर नेचर आपको सोचना पड़ेगा। दूसरा जरिया इसी का ये हो सकता है कि या तो मैं ऐसा सोच लूं कि भाई ये करेक्शन में से इस करेक्शन CC में से CR को माइनस कर दो, तो बची हुई जो करेक्शन है वो हमारी कंबाइंड वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो आप निकाल रहे हो लेकिन मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो, फिर नेचर अलग से सोचना पड़ेगा। मैं इसी को नेचर और मैग्नीट्यूड को साथ में अगर इनकॉर्पोरेट करूं तो मैं डायरेक्टली पुट कर दूंगा व्हाट इज द नेट वैल्यू ऑफ दिस, एंड आई कैन राइट कंबाइंड करेक्शन। यही देख लो, कंबाइंड करेक्शन C इज इक्वल टू CC प्लस CR। अब यहां पे आप कंफ्यूज मत होना कि CC में से CR को तो माइनस करना चाहिए, वो जो माइनस करना चाहिए ना, वो नेचर आपने पहले से ही ले रखा है, तभी तो आपने बोला कि ये वाली करेक्शन नेगेटिव और एक पॉजिटिव है। तो वो मैं नहीं करूंगा, ऑलरेडी माइनस प्लस लगा हुआ है उसमें, हमें करने की जरूरत नहीं है। तो दो तरीका होता है वर्कआउट करने का। एक तरीका तो ये होता है कि मैग्नीट्यूड को खुद ही इनकॉर्पोरेट कर लो और ऐसा लिख लो CC माइनस CR, और वो जो वैल्यू आई उसमें नेगेटिव साइन लगा दो, क्योंकि हमारी बड़ी वाली वैल्यू जो है वो नेगेटिव है, छोटी वैल्यू पॉजिटिव है, तो नेट वैल्यू हमारी नेगेटिव आएगी। तो बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दिया और नेगेटिव साइन लगा दिया, ये भी एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि मैं नेगेटिव पॉजिटिव सोचूंगा ही नहीं, इसको जो आना होगा खुद ही आ जाएगा। मैं डायरेक्टली वही कर रहा हूं कि मैं लिखूंगा सिंपली
कि करेक्शन इज इक्वल टू द कंबाइंड वैल्यू ऑफ द करेक्शन इज करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन, दोनों को ऐड कर दिया और ऐड करने के बाद आई विल पुट द वैल्यू ऑफ कर्वेचर करेक्शन विद द साइन। अब मैं साइन के साथ पुट कर रहा हूं, अब मैं मैग्नीट्यूड और नेचर दोनों के साथ वर्क कर रहा हूं। दो टेक्निक बताया ना, एक तो ये बताया मैग्नीट्यूड के हिसाब सोचते तो मैग्नीट्यूड में से इसका मैग्नीट्यूड में से इसका मैग्नीट्यूड माइनस कर दो और बाद में सोचो कि बड़ी वाली वैल्यू नेगेटिव थी, छोटी वैल्यू पॉजिटिव है तो नेट वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। एक तो एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि मैं इसको अलग अलग सोचो ही ना, मैं डायरेक्टली कर लूं CC प्लस CR और नेगेटिव पॉजिटिव विल बी इनकॉर्पोरेटेड टुगेदर विद द कैलकुलेशन। कैसे? तो CC की वैल्यू हम लोग जानते हैं कि माइनस में आई थी 0.0785 d स्क्वायर और दूसरी वैल्यू पॉजिटिव में आई थी 0.0112 d स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से द C वैल्यू बेसिकली यू आर गेटिंग एज, यहां से हम लोग लिखेंगे माइनस ऑफ 0.0785 प्लस 0.0112 एंड दिस वैल्यू कम्स आउट एज माइनस ऑफ 0.0673 d स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू आ गई है। तो आपके सामने यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ये कंबाइंड करेक्शन में D कौन सी यूनिट में हो जाएगी? दिस इज इन किलोमीटर और C कौन सी यूनिट में हो जाएगी? मीटर्स में। ठीक है, अब आप देखो ये कंबाइंड करेक्शन है। अगर आप वो काम करते ना कि CC के मैग्नीट्यूड में से CR निकालते तब भी यही वैल्यू निकल के आती, लेकिन नेगेटिव साइन आपको खुद से अप्लाई कर। मैंने आपको हमेशा एक चीज के लिए सजेस्ट किया है कि आप ना किसी भी काम का दो हेडेक मत लेना। अगर वो एक ही बार में निपटता है तो उसको कर लेना। जैसे यहाँ पे देखो एक ही बार में हो रहा है, अब हमें नेचर अलग से सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, ये तो खुद ही से सॉल्व करके आ गया है और इससे ये मालूम चल रहा कि कंबाइंड करेक्शन इज नेगेटिव इन नेचर। D स्क्वायर का फंक्शन है, D किलोमीटर्स में लेना है, C हमारी मीटर्स में आ जाएगी। ये कंबाइंड करेक्शन है जो यहाँ पे है और ये नेगेटिव इन नेचर है। ठीक है, अब आई होप कि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, अब यहीं पे एक चीज और, आपने न्यूमेरिकली देख लिया कि इसकी वैल्यू क्या है, डायग्राम से भी समझ लिया, लेकिन अब एक और टॉपिक पे इसी के अंदर चलते हैं कि स्टाफ पे कैसे अप्लाई करेंगे, उसको थोड़ा सा और डिटेल करता हूं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ जाए। और ये समझने के लिए कि स्टाफ पे कैसे अप्लाई करते हैं, ये समझना जरूरी है कि भाई यहां से क्या दिखाई देगा आपको। तो मैं आपसे 3 सवाल पूछता हूं और आप बहुत ही सोच समझ के आंसर करना जो भी मैं सवाल आपसे पूछने जा रहा हूं। Very carefully you need to understand. So I have given the marking also as 1, 2 and 3. मैं केसेस देता हूं और आपको सिर्फ ये बताना है कि सर्वेयर जब यहां से देखेगा तो कौन सा वाला पॉइंट नजर आएगा, ये सोचना है। ठीक है, ध्यान से सोचिएगा। मैंने आपको बोला ना कि सर्वे काफी सिंपल सब्जेक्ट है और काफी स्कोरिंग भी। ठीक है, यहां से ना क्वेश्चन जो आते हैं लॉजिकली आपको ज्यादा मिलेंगे, न्यूमेरिकली भी बनते हैं, असर्शन रीजनिंग बनते हैं, हर एक तरह के क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन आखिरकार जो आपका रिजल्ट डिसाइड करता है वो सिंपल लेवल के क्वेश्चन नहीं होते हैं, वो हमेशा लॉजिकल लेवल के क्वेश्चन होते हैं। मतलब कि एवरेज जो सिंपल होते हैं वो सभी बच्चे बनाएंगे, जो बच्चे अच्छा तैयारी करेंगे वो कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे और वो कॉन्सेप्ट में हमेशा कवर करता हुआ चल रहा हूं, तो आपको हमेशा उस पर ध्यान देता रहना है। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात मैं पूछता हूँ कि इसमें 3 केसेस देता हूँ, ध्यान से सोचना, आंसर करना खुद से और देखना कि मैं जो बोल रहा हूँ उससे मैच कर रहा है कि नहीं। ठीक है, और अगर नहीं मैच कर रहा है तो आप और भी ज्यादा आपको उस पर मेहनत करने की जरूरत है। स्टार्ट करता हूं मैं सबसे पहले कि अगर एक सर्वेयर यहां से देखता है, हमारा सवाल है कि कौन सा पॉइंट नजर आएगा 1 2 3 में से। केसेस बोलता हूं। केस 1, सर्वे इज प्लेन। मैंने बोल दिया सर्वे प्लेन है, तो पहले तो ये समझो सर्वे प्लेन होने का मतलब क्या है कि आपने इफेक्ट ऑफ कर्वेचर लिया ही नहीं है, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ कर्वेचर। और जब कर्वेचर का इफेक्ट ही नहीं है तो ये लेवल लाइन एग्जिस्ट ही नहीं करेगी और ना ही ये डिफ्लेक्टेड लाइन एग्जिस्ट करेगी। तो बताओ यहीं पे अगर मैं पूछता अभी आपसे कि सर्वे प्लेन है तो कौन सी पॉइंट नजर आएगी, तो ये लेवल लाइन एग्जिस्ट नहीं करेगी और ना ही डिफ्लेक्टेड लाइन एग्जिस्ट करेगी, सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन एग्जिस्ट करेगी। और आपको पॉइंट कौन सी नजर आएगी? पॉइंट नंबर 1, क्योंकि सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन ही एग्जिस्ट कर रही होगी अगर सर्वे प्लेन हो गई तो। आप जानते हो ना सर्वे प्लेन है मतलब कि कर्वेचर का इफेक्ट ही नहीं है, तो ये तो हॉरिजॉन्टल हो गई ना। जब हॉरिजॉन्टल हो गई तो लेवल लाइन अलग से किस बात का, लेवल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन विल मर्ज ईच अदर। कर्वेचर का ये जो डिफ्लेक्टेड लाइन है उसका भी इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि आप जब भी प्लेन बोलोगे ना तो वो तो स्मॉल एरिया है, तो ये रिफ्रैक्शन का भी इफेक्ट नहीं आएगा। तो बेसिकली आपको पॉइंट नंबर 1 नजर आ जाएगी। आई होप कि आप में से ज्यादातर लोगों ने इसका करेक्ट आंसर सोचा होगा। दूसरा क्वेश्चन है, ओनली इफेक्ट ऑफ कर्वेचर इज टेकन। आई सेड ओनली इफेक्ट ऑफ कर्वेचर, मतलब रिफ्रैक्शन नहीं सोचना है, सिर्फ इफेक्ट ऑफ कर्वेचर लिया जाए तो ये जो सर्वेयर यहां से देखेगा उसको कौन सा वाला पॉइंट नजर आ जाएगा अगर सिर्फ इफेक्ट ऑफ कर्वेचर सोचेगा तो। ठीक है,
तो आप बता दो कर्वेचर इफेक्ट सिर्फ सोचोगे तो नजर कौन सा आएगा ये बताना है आपको। मतलब यहां से देखेगा ना तो उसको जो एक्सियल हेयर है उससे कौन सी वाली रीडिंग नजर आएगी, रीडिंग नंबर 2, 3 एंड 1 कौन सी नजर आएगी। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर अगर वो यहां से देखेगा, ठीक है, सिर्फ इफेक्ट ऑफ कर्वेचर है तो उसको पॉइंट नंबर 1 नजर आएगी जो कि हमारी मेजर्ड वैल्यू हुआ करती थी कर्वेचर के लिए, और आना क्या चाहिए था 2, तभी तो आपने 2 वाले के कोरस्पॉन्डिंग ट्रू वैल्यू बोला और 1 के कोरस्पॉन्डिंग मेजर्ड वैल्यू बोला था, और तभी तो कंबाइंड करेक्शन नेगेटिव हुई। अगर इस बात में थोड़ी सी भी कंफ्यूजन आती है, अगेन यू विल हैव टू लुक फॉर द प्रीवियस वीडियो, उसमें देखिए कि यहां से अगर देखेगा तो कौन सा नजर आएगा, सिर्फ कर्वेचर है तो, ठीक है, यहां से देखेगा तो पॉइंट नंबर 1 नजर आएगा और वो चाहता क्या है पॉइंट नंबर 2 आ जाए, ठीक है। और यही पॉइंट से 1 से 2 बनाने के लिए हम लोग एक करेक्शन लगाते थे जिसको बोलते थे अर्थ कर्वेचर के कारण लगाया था करेक्शन, सीसी। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने ये पूछा था कि प्लेन है तो कौन, पॉइंट नंबर 1। अगर मान लो सिर्फ इफेक्ट ऑफ कर्वेचर है तो कौन, पॉइंट नंबर 1। और अब मैं अगर पूछूं आपसे कि अगर कर्वेचर के साथ साथ रिफ्रैक्शन भी है तो रिफ्रैक्शन होने के कारण ये लाइन जिसको हम लोग हॉरिजॉन्टल देख रहे हैं वो रहेगी नहीं हॉरिजॉन्टल, वो शिफ्ट हो जाएगी और आपको जो अल्टीमेटली पॉइंट नजर आएगी वो कौन सी नजर आएगी। अब बताओ कि मतलब कर्वेचर भी है, रिफ्रैक्शन भी है, अब कौन सी वाली पॉइंट आपको नजर आएगी यहां से थियोडोलाइट से, दैट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 3। तो आपको फाइनली ये वाली पॉइंट नजर आती है, दिस इज द पॉइंट व्हिच यू आर एबल टू सी। तो आप बताओ कि अगर मैं लार्ज डिस्टेंस पे रीडिंग लूं, अगर मैंने इस इंस्ट्रूमेंट को यूज करके लार्ज डिस्टेंस पे रीडिंग लिया तो कौन सी वाली रीडिंग के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको स्टाफ रीडिंग मिल जाएगी। तो आप बोलोगे डिफ्लेक्टेड लाइन के कॉरेस्पॉन्डिंग, तो आप ये देखो दिस हाइट इज बेसिकली द स्टाफ रीडिंग वी हैव, ये हमारी स्टाफ रीडिंग है। अब फाइनली बताओ कि कौन सी लाइन के कॉरेस्पॉन्डिंग रीडिंग आपको मिल जाती, तो आप इक्वल HI या फिर RL को कैलकुलेट कर पाते। तो आपको याद है ना कि MSL हमारी कर्व्ड है, तो हम लोग कॉरेस्पॉन्डिंग लाइन भी कर्व्ड ही चाह रहे थे जो कि हमारी लेवल लाइन बन के आई, दिस लेवल लाइन। तो हमें रीडिंग बेसिकली ये चाहिए 2। तो अब अगर मैं बोलूं इस केस में कौन सी मेजर्ड है और कौन सी ट्रू है, तो उस बात को यहां समझो। मैंने तीनों केस में अलग अलग मेजर्ड एंड ट्रू दिखाया है। अगर आपको पहला केस याद हो तो पहले केस में हमने आपको बोला था कि ये हमारी मेजर्ड है, ये हमारी ट्रू है। दूसरे केस में बोला ये हमारी मेजर्ड है, ये हमारी ट्रू है। अब तीसरा केस में दोनों कंबाइन किया तो फाइनली कौन सी दिखाई देगी, तो आप बोलोगे दिखाई देगी 3, और इसीलिए मेजर्ड वैल्यू यहां पे होगी, मेजर्ड वैल्यू, और फाइनली चाहिए क्या, ट्रू वैल्यू यहां पे होगी। और इसीलिए इन दोनों के डिफरेंस को कंबाइंड करेक्शन बोल रहे हो आप, नेगेटिव इन नेचर। अब मैं पूछूं कि हमारे पास H मालूम है, तो मैं बोलूं कि H इज द स्टाफ रीडिंग, so staff reading has error due to curvature and refraction. So what is the corrected staff reading? What you will do? H में correction C लगा दो। तो आप लोगों में से कई लोगों के दिमाग में तुरंत फिर से मैग्नीट्यूड वाला करेक्शन रन किया होगा। क्या होता है ना कि ज्यादातर बच्चे ना मैग्नीट्यूड ही वाइज सोच पाते हैं, और जब मैग्नीट्यूड वाइज सोचोगे वहीं पे कंफ्यूज हो जाओगे आप। तो ये सोचना ही नहीं मैग्नीट्यूड वाइज, आपको ना दोनों साथ लेके चलना है, और ये सर्वे में सीख लो आप, करेक्शन मैग्नीट्यूड को साथ में लेना चाहिए। तो आप समय से कई सारे बच्चे जो मैग्नीट्यूड वाइज सोच रहे होंगे वो ये सोच रहे होंगे कि अच्छा करेक्टेड वैल्यू जो आएगी स्टाफ रीडिंग की वो क्या हो जाएगी, H माइनस सी हो जाएगी। अब बच्चे H माइनस सी लगा रहे हो तो आपने क्या किया, C के मैग्नीट्यूड को माइनस कर दिया। और मैं ये बोल रहा हूं आपको कि भाई माइनस जो करना था ना वो माइनस आपने पहले से सोच रखा है। यहां देखो आपने उस माइनस साइन को, जो आपको H में से C को माइनस करना था, तभी तो आपने बोला कि C इज अ नेगेटिव करेक्शन। जो हमारी नेट करेक्शन है कर्वेचर और रिफ्रैक्शन के कारण, वो एक्चुअली एक नेगेटिव करेक्शन है। नेगेटिव का सिग्निफिकेंस क्या है यहाँ पे, कि जो स्टाफ रीडिंग है उसमें से माइनस करना है हमें। तो उसका या तो दो तरीके हैं, या तो आप H में से C का मैग्नीट्यूड को माइनस कर लो, ठीक है, तो आप सोचोगे H माइनस C है, तो आपने मैग्नीट्यूड वाइज सोचा। लेकिन मैं बोलता हूं कि करेक्शन को इस तरीके से मत सोचो, करेक्शन को नेचर के साथ पढ़ो, और किसी भी मेजर्ड वैल्यू में हमेशा करेक्शन को ऐड कर देना। अब ऐड करोगे ना तो जो करेक्शन नेगेटिव होगी खुद ही इनकॉर्पोरेट हो जाएगी। अब यहां पे मैं लिखूंगा व्हाट इज द करेक्टेड स्टाफ रीडिंग, तो मैं H माइनस C नहीं करूंगा, मैं सिंपली प्लस। आप देखो कि हमने यहां भी प्लस ही किया था, देखिए यहां पे ये भी प्लस किया था हमने, मैं यहां भी प्लस ही करूंगा। मैं लिखूंगा व्हाट इज द करेक्टेड स्टाफ रीडिंग, सो आई विल राइट H प्लस C।
एंड उसकी वैल्यू पूछोगे क्या लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा h प्लस c की वैल्यू पुट करूंगा माइनस में, दैट इज माइनस ऑफ 0.0673 d स्क्वायर। सो अब इसी को इनकॉर्पोरेट यहां पे करता हूं, समझो यहां पे, if now if staff reading is h, then corrected staff reading is equal to h प्लस c। अब आप देख लो, स्टाफ रीडिंग अगर h है तो करेक्टेड स्टाफ रीडिंग कितना हो जाएगा, h प्लस c। अब इसमें h क्या है और c क्या है, h तो आप समझ रहे हो कि स्टाफ रीडिंग है और c हमने करेक्शन लगाया, लेकिन हमने h माइनस सी, अगर हम h माइनस सी लिखता तो c की वैल्यू हमें मैग्नीट्यूड पुट करनी पड़ती। इस लफड़े में फंसना ही नहीं है, आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है तो कर सकते हो, लेकिन फिर आपके लिए वो वाली दिक्कत आ जाएगी कि मैं कहां पे प्लस लगाऊं कहां पे माइनस। फिर से दो स्टेप है, एक बार मैग्नीट्यूड के साथ, एक बार नेचर के साथ, ऐसा वर्क करना पड़ेगा अगर आप ऐसा सोचोगे तो। इसी को मैं सिंप्लीफाई करके बोल रहा हूं कि व्हाट यू डू, ऑलवेज राइट द मेजर्ड वैल्यू प्लस करेक्शन एंड लेट द करेक्शन टू बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, दिस इज व्हाट आई एम डूइंग हियर। सो दिस इज करेक्टेड स्टाफ रीडिंग इज h प्लस c, दिखाई दे रहा होगा आपको यहां पे। सो ये हो गया h प्लस सी, ठीक है। अब h प्लस सी में मैं इसकी वैल्यू अगर पुट करूं तो आई विल राइट h प्लस c की वैल्यू नेगेटिव में पुट कर देंगे 0.0673 d स्क्वायर। सो फाइनली जो करेक्टेड स्टाफ रीडिंग आई, दिस इज h माइनस 0.0673 d स्क्वायर इज द करेक्टेड स्टाफ रीडिंग। तो आप देखो कभी भी जब करेक्शन लगाओगे ना, इसी तरीके से अप्लाई करना है, तो ये बात ध्यान रखना है। तो ये करेक्शन नेगेटिव है इसीलिए, ठीक है। अभी आपको ये सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी। अब यहाँ से एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा भी करने के लिए, पहले आप इसे कंप्लीटली लिख लीजिए। सो स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड देन कंप्लीट करके लिख लो इसे। यहां दिखा दीजिए, उसके बाद फिर यहां दिखा दीजिए। हो गया। क्वेश्चन नंबर 48 सॉल्व करो, पेज नंबर 74 पे। क्वेश्चन नंबर दिस जो कि पेज 74 पे है, सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 48। देखो क्वेश्चन नंबर 48 में लिखा है, फ्रॉम एन इंस्ट्रूमेंट पोजीशन द बैक साइड रीडिंग ऑफ 2.4, यहाँ पे बैक साइड रीडिंग लिखा हुआ है 2.4 मीटर टेकन टू द नियर बाई बेंचमार्क ऑफ RL as 165 meter and the foresight reading is taken at 2.2 kilometer distance as 3.5 meter. So what is the exact RL of point P? तो पहले तो आप ये सोचो
ये सिचुएशन देखो, पहले क्या लिखा हुआ, बैक साइड रीडिंग इज टेकन टू द नियर बाय बेंचमार्क। तो बेंचमार्क जिस इंस्ट्रूमेंट से, मतलब बैक साइड रीडिंग जो बेंचमार्क से इंस्ट्रूमेंट से ली जा रही है ना बेंचमार्क पे, सो इंस्ट्रूमेंट कहीं पे रखा आपने, लेकिन उसको हमेशा बेंचमार्क के नजदीक रखा हुआ, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है नियर बाय बेंचमार्क। तो नियर बाय का सिग्निफिकेंस यहाँ पे ये हुआ कि डिस्टेंस कम है और मुझे बैक साइड पे कोई भी करेक्शन अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो फोरसाइट है उसकी डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके थ्रू हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे एंड डायरेक्टली व्हाट वी कैन राइट, आई विल राइट सिंपली द हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज इक्वल टू RL ऑफ बेंचमार्क प्लस बैक साइड, and this value comes out as 165 plus 2.4 meter. इतना ही था ना? So this becomes 167.4 मीटर, ये इसकी वैल्यू आ गई। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप जानते हो कि RL निकालना चाहते हो आप, तो RL में हम लोग कैसे निकालेंगे कि RL निकालने के लिए व्हाट आई कैन राइट, RL ऑफ एनी पॉइंट इज इक्वल टू HI माइनस स्टाफ रीडिंग, यही तो लिखते हो आप। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस स्टाफ रीडिंग कर देते हो, लेकिन यहाँ पे अगर मैं स्टाफ रीडिंग डायरेक्टली माइनस करूं तो करना गलत होगा, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है। तो डिस्टेंस ज्यादा होने के कारण यू विल हैव टू कंसीडर द इफेक्ट ऑफ कर्वेचर and refraction also, that means the combined correction will be applied. So I will write the staff reading here, the foresight reading at the rate at the distance of 2.2 kilometer is given as 3.5 meter. So corrected foresight is equal to, क्या करोगे इसमें, 3.5 plus correction, ये हमने correction apply कर दिया, and this I will write it is 3.5 प्लस कितनी आ जाएगी, माइनस ऑफ 0.0673, एंड व्हाट इज द डिस्टेंस वैल्यू वी हैव, 2.2 किलोमीटर। सो दिस आई कैन राइट इट इज 2.2 स्क्वायर। सो व्हाट इज द वैल्यू फाइनली, अब इसको चेक करते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। सो आई कैन राइट दिस वैल्यू 3.5 प्लस this is 3.5 minus of 0.0673 into 2.2 square. This is what we are getting, and this corrected staff reading we are getting as 3.174 meter. ये आ रही corrected staff reading, ठीक है। So करेक्शन करने के बाद ये हमारी स्टाफ रीडिंग आई है। अब अगर इसको मैं इनकॉर्पोरेट करूंगा और इसके थ्रू निकालूंगा तो हमें करेक्टेड RL निकल जाएगी, जो कि एग्जैक्ट RL होगी। सो वी कैन राइट द एग्जैक्ट RL of point P is equal to HI minus corrected foresight, and this value HI अगर लिखें तो HI है 167.4 माइनस करेक्टेड foresight की वैल्यू आ जाएगी 3.174, and this value comes out कितनी आ जाएगी, 167.4 minus 3.174, and this is 164.226 meter, 164.226 मीटर, ये आ जाएगी एग्जैक्ट। तो इस तरीके से हम लोग रिजॉल्व करते हैं, ठीक है। आई होप कि आप लोगों ने भी यही किया होगा, ठीक है। जब भी कभी ऐसा कैलकुलेशन आया ना, तो आपको करना क्या है कि स्टाफ रीडिंग को करेक्ट कर लेना है, ठीक है, और उसके बाद रिजॉल्व करना है। चलो, विल नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। चलो, आपने ना सब मिलाकर के दो करेक्शंस पढ़े और दोनों कंबाइन करके तीसरा भी करेक्शन हो गया, जो कि कंबाइंड करेक्शन कहलाया। एक बार नेचर को समराइज कर लो, कर्वेचर वाली नेगेटिव, रिफ्रैक्शन वाली पॉजिटिव, और कंबाइन करोगे तो वो भी नेगेटिव आ जाएगी, ठीक है। चलो, यहीं पे स्टॉप करते हैं इसको। नाउ इन कंटिन्यूएशन टू दिस वी हैव अ नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज डिस्टेंस ऑफ विजिबल हॉराइजन, जो कि इसी पर्टिकुलर करेक्शन वाले एरिया का ही एक्सटेंशन है। डिस्टेंस ऑफ विजिबल हॉराइजन, अलग से एक हेडिंग लिखो पहले, डिस्टेंस ऑफ विजिबल हॉराइजन। नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्टेंस ऑफ
विजिबल हॉराइजन। सो क्या है इसका कॉन्सेप्ट डिस्टेंस ऑफ विजिबल हॉराइजन का, कि कभी भी अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो आप देखो कि ओवर एनी बिल्डिंग, एट द टॉप ऑफ एनी बिल्डिंग, ठीक है, आप समझो किसी हाइट पे चढ़ने के बाद, किसी हाइट पे जाने के बाद you will be able to see more distance. That is the basic concept of this particular distance of visible horizon. जैसे एक छोटा सा एग्जांपल पूछता हूँ, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल पूछता हूँ। एक बिल्डिंग है 20 मीटर की, वहां से देखो आप अर्थ सरफेस को पूरा, जिसका 20 मीटर हाइट है, 20 मीटर हाइट है बिल्डिंग की, उसके टॉप से आप अर्थ सरफेस को देखते हो, ठीक है। और यहीं पे एक और एग्जांपल देता हूं, एक और भी बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 100 मीटर और उसके टॉप से भी आप अर्थ सरफेस देखते हो। आप बता दो कि ज्यादा डिस्टेंस किस वाले केस में आप देख पाओगे? 20 मीटर के टॉप पे जाने के बाद ज्यादा दिखाई देगी या फिर 100 मीटर हाइट पे जाने के बाद ज्यादा दिखाई देगी? तो आपका आंसर बहुत ही क्लियर होगा अभी कि मैं ज्यादा हाइट पे जाऊंगा तो अर्थ सरफेस ज्यादा दूर तक आपको दिखाई देगी। बस इन्हीं दोनों को आपस में कनेक्ट करो कि हाइट बढ़ाने से आपकी विजिबिलिटी बढ़ रही है अर्थ सरफेस पे, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ विजिबल हॉराइजन। सो हाउ मच यू आर एबल टू सी एट योर horizon at a particular height. So the maximum distance which you can see from any height is called as the distance of visible horizon. This particular distance which you are able to see has a dependency on the height you are at. ठीक है, जिस हाइट पे आप हैं उस हाइट से रिलेट होता है कि कितना डिस्टेंस तक आप देख पाते हो। ये दोनों ही आपस में इंटर रिलेट हो रहे हैं, ठीक है। सो यहां से मैं शुरुआत करता हूं कि डिस्टेंस ऑफ विजिबल हॉराइजन क्या है और उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे अभी हम लोग एक कॉन्सेप्ट में। तो नीचे एक डेफिनेशन लिखिएगा डिस्टेंस ऑफ विजिबल हॉराइजन में, राइट डाउन। मैक्सिमम डिस्टेंस विजिबल to Earth's surface, maximum distance visible to Earth's surface from any height, maximum distance visible to Earth's surface from any height is called distance of visible horizon. Maximum distance visible to Earth's surface from any height is called distance of visible horizon. ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पे जब डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ेगी ना, ठीक है, तो आप जानते हो कि डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ने से फिर कर्वेचर रिफ्रैक्शन इफेक्ट आती है। तो अब इस कॉन्सेप्ट को हम लोग किस तरीके से पढ़ेंगे और कहाँ पे इसका यूज़ होता है वो भी समझ लो आप कभी भी जब देखोगे ना, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, ठीक है। जैसे मान लो कि किसी भी शी शॉर से समंदर के किनारे पे चली जाइए आप, ठीक है, तो उधर से अगर कोई शिप आ रही होगी ना, ठीक है, तो शिप जब बहुत दूर होगी तो आपको दिख ही नहीं रही होगी, आपको दिखाई नहीं देगी। वो दिखाई नहीं देने का रीजन ये नहीं है कि वो बहुत छोटा इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं देने का रीजन ये है कि कर्वेचर है उस वाटर बॉडी में भी और वो कर्वेचर के उस तरफ है। एक समय के बाद उसका टॉप दिखाई देगा, वही फुल नहीं। इसी तरीके से इसी बात को अलग तरीके से समझो। आपने एक और भी चीज देखा होगा कई सारे मूवीज में या फिर कई सारे एग्जाम्पल्स में, आपने एक चीज देखा होगा कि जो शिप होते हैं ना, बड़े बड़े शिप, उस शिप के टॉप पे एक ऑब्जर्वर होता है जो टेलीस्कोप लेकर के कुछ देख रहा होता है। देखा होगा ना, कई सारे मूवीज में इसका एक सीन होता है जिसमें कि शिप है, शिप के टॉप पे एक ऑब्जर्वर है, टेलीस्कोप लेकर के दूर तक देख रहा है। वो एक्चुअली व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू इज एक्चुअली ट्राइंग टू लोकेट एनी पर्टिकुलर पोजीशन, बिकॉज व्हेनेवर एनी ऑब्जेक्ट विल बिकम विजिबल, नो, ही कैन गेट इजीली द आइडिया दैट हाउ मच डिस्टेंस, वो कितने डिस्टेंस पे है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से। जैसे मान लो कि एक ऑब्जर्वर है, उसने टेलीस्कोप से देखा कि एक कोई ऑब्जेक्ट नजर आया, कोई दूसरी शिप नजर आई, जस्ट नजर आई, तो उसको ये मालूम चल गया कि उस शिप से हमारे शिप के बीच का डिस्टेंस कितना है, ठीक है। इसका मतलब कि विजिबिलिटी से आप आइडिया लगा रहे हो कि डिस्टेंस कितना है। कैसे? तो इस बात को समझिएगा। एक और भी कॉन्सेप्ट बताता हूं। कभी भी ना समंदर के किनारे पे जो हमारी पोर्ट वाली पोजीशंस होती है, जो सी पोर्ट्स बनते हैं, वहां पे ना एक लाइट हाउस बनाई जाती है। लाइट हाउस के पीछे भी सेम ही कॉन्सेप्ट है कि मैं कितना हाइट रखूं लाइट हाउस का कि इतने किलोमीटर के रेंज में कोई भी शिप आ जाए, उसको ये लाइट हाउस की टॉप पे लाइट जलती है, वो लाइट नजर आ जाए। मतलब मैं कितना हाइट रखूं लाइट हाउस का कि इन द रेंज ऑफ समथिंग किलोमीटर, इफ एनी शिप अराइव देन ही विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द सी पोर्ट, ठीक है, थ्रू द लाइट ऑफ द टॉप ऑफ द लाइट हाउस। इस तरीके से तो ये कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे यूटिलाइज करेंगे, इस बात को एक कॉन्सेप्ट के थ्रू समझना आप, ठीक है। मैं सबसे पहले आपको केसेस दिखाता हूं, जो अपने काम की चीजें सीधा उस पर चलता हूं, तो मैं सबसे पहले केसेस दिखाता हूं। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड
कंसीडरिंग हाइट ओनली वन साइड, कंसीडरिंग हाइट ओनली वन साइड। क्या इसका मतलब है समझना कि अब ना थोड़ा सा अभी जो आप समझने जा रहे हो ये हालांकि डायरेक्टली कॉन्सेप्ट बहुत ही डायरेक्ट है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में लेके जाऊंगा, आपकी विजिबिलिटी क्लियर हो जाएगी, आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे और उसको अप्लाई भी कर पाओगे। तो आप देखो जैसे मान लो कि एक कोई शिप है और वहीं पे ये देखो ये है सी सॉर, ये सी वाटर लेवल है, दिस इज द वाटर लेवल ऑफ सी। और आप जानते हो कि पूरे अर्थ पे 30% के अप्रॉक्सीमेटली सरफेस एरिया है, बाकी 70% के आसपास वाटर है। और वाटर का अगर शेप देखोगे आप तो वो कर्वेचर को फॉलो करती है, ये वही कर्वेचर है, ये वाटर बॉडी है सी, ठीक है। अब मैं बोलूँ यहाँ पे एक शिप है, दिस वन इज हियर एज अ शिप, और कोई ऑब्जर्वर यहाँ से देख पा रहा है। सो आप इस बात को ना समझो, फिर से बनाता हूँ थोड़ा प्रॉपर्ली आप देखिएगा इसको। अब यहाँ पे देखो, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है, ठीक है, और वो टेलीस्कोप से देख रहा है, ठीक है। सो अब यहाँ पे जो ऑब्जर्वर है जो टेलीस्कोप से देख रहा है उसको थोड़ा सा विजुअलाइज करो आप यहाँ से, एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो रेड लाइन है ना यहाँ पे, दिस रेड लाइन इज बेसिकली द सी लेवल। सो इसको यहाँ पे मैं दिखा दूँ, दिस इज द सी लेवल। और इसी सी लेवल को चूंकि आप बता दो सी लेवल जो है आप ना थोड़ा सा विजुअलाइज कीजिएगा, क्योंकि अब जो आपने टॉपिक पढ़ा है ना ये उसका प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है, तो आपको थोड़ी सी विजुअलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी अभी, तो आप खुद सोच के बताना। अभी मैं आपसे पूछता हूँ मीन सी लेवल क्या होती है मालूम है आपको? सी में फ्लक्चुएशंस हैं, ठीक है, कुछ ईयर्स का फ्लक्चुएशंस का एवरेज डेटा जो कि मुंबई में फिक्स किया गया है, और उसके बेसिस पे पूरे आपने सी लेवल सोचा है। अब मैं बोलूं कि जो सी का एक्चुअल लेवल है और जो मीन सी लेवल है, क्या मैं बोल सकता हूं कि दोनों पैरेलल होगी? ठीक है, अब कैलकुलेशन के लिए इसको पैरेलल अज्यूम करते हैं, हालांकि मोरलेस वो पैरेलल ही होती है। तो ये लाइन जो सी वाली है, कैन आई कॉल इट दिस लाइन एज अ लेवल लाइन? आप याद करो लेवल लाइन क्या थी? लेवल लाइन वाज एन इमेजिनरी लाइन व्हिच वाज कंसीडर्ड पैरेलल टू एमएसएल। अब ये वाटर लेवल भी तो एमएसएल के पैरेलल ही है, तो इसको मैं बोल रहा हूं लेवल लाइन है, ये दिस इज लेवल लाइन। और दूसरा ये बता दो कि ये जो ब्लू कलर की लाइन है, जरा इसको एक बार सोचो पहले कि टेलीस्कोप से देखा इस ऑब्जर्वर ने जो शिप के टॉप पे है, तो दिस ऑब्जर्वर इज बेसिकली एट द टॉप ऑफ द शिप एंड ही इज एक्चुअली ऑब्जर्विंग एनी पर्टिकुलर पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो यहां से ये ग्राउंड स्टार्ट हो रही है मान लो, और यहाँ पे कोई पॉइंट है जो देख पा रहा है वो। अब मैं एक चीज पूछूं कि भाई ये पॉइंट जो वो देख पा रहा है, या ग्राउंड भी या फिर सी कहीं भी हो, वो अगर यहां से देख पा रहा है तो ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस थ्रू द टेलीस्कोप, जो टेलीस्कोप के थ्रू लॉन्ग डिस्टेंस में आप देखते हो, वो लाइन ऑफ साइट हमारी हॉरिजॉन्टल रह पाएगी क्या, या रिफ्रैक्शन इफेक्ट के कारण इंक्लाइन हो जाएगी? अब आपको ये वाली बात समझ में आ गई? तो ये लाइन जो मैं ब्लू कलर का दिखा रहा हूं, दिस बेसिकली इज द डिफ्लेक्टेड लाइन वी हैव, ठीक है। सो अब यहीं पे सोचो कि ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस जितना भी रहा हो, डिस्टेंस ये मान लो डिस्टेंस जितना भी है, मैं बोलूं कितने डिस्टेंस से कितना हाइट रिलेट होता है। सो दिस इज व्हाट आई एम राइटिंग कि ये यहां से यहां तक की दिस हाइट वी आर टॉकिंग अबाउट, कि ये हाइट कितनी है। तो ये जानने के लिए अब छोटा सा एक एग्जांपल दिखाता हूं, दोनों आपस में इजीली रिलेट हो जाते हैं। ये ऑब्जर्वर यहां से किसी ऑब्जेक्ट को देख पाता है, जिस टेलीस्कोप की जो लाइन है, ये लाइन आपको स्ट्रेट लाइन दिखाई नहीं दे रही, ये आपको थोड़ी सी कर्व दिखाई दे रही है, क्योंकि ये एक डिफ्लेक्टेड लाइन बनेगी इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन के कारण, ये थोड़ी सी डिफ्लेक्ट हो जाएगी। सो दिस लाइन इज अ डिफ्लेक्टेड लाइन। और जो वाटर बॉडी है, जो सी लेवल है हमारी, ये तो पैरेलल टू मीन सी लेवल ही है, और इसलिए हमने इसको लेवल लाइन बोला। और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, यही तो है हमारी हाइट ऑफ द शिप एच। अब इस बात को समझने के लिए ये एच और ये डी आपस में इंटर रिलेटेड है। अब क्या है ना कि इस ऑब्जर्वर का हाइट आप और बढ़ा दो ना,
तो ये और भी ज्यादा डिस्टेंस पे देख पाएगा, यहीं से देख पाता, यहां पे आके नहीं, पहले ही देख पाता। अगर मैं और कम कर दूं तो ये वाली ऑब्जेक्ट नजर नहीं आएगी, थोड़ा सा यहां पे आएगा, उसके बाद नजर आएगा उसे। तो आप समझो कि हाइट ऑफ द शिप जितनी ज्यादा होती है, आप उतना ही दूर से किसी ऑब्जेक्ट को आप आइडेंटिफाई कर पाते हो। हाइट ऑफ शिप जितनी कम होगी उतना ही कम डिस्टेंस से कर पाओगे। यही कॉन्सेप्ट है डिस्टेंस ऑफ विजिबल हॉराइजन का, जो हम लोग अभी देख रहे हैं। लेकिन अब इस D और H में क्या रिलेशन है, ये समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको याद दिलाता हूं जो अभी दिखाया था। सो नाउ लुक एट दिस पर्टिकुलर एग्जांपल। कैमरा इधर कीजिए। सो नाउ लुक एट दिस कि ये है ग्राउंड, और मैं आपको याद दिला दूं कि अभी अभी ना आपने एक डायग्राम देखा था, और उस डायग्राम में आपने ये देखा कि ये है हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, और ये है डिफ्लेक्टेड लाइन, ठीक है, और वहीं पे दिस लाइन इज बेसिकली द लेवल लाइन। डू यू रिमेंबर कि स्टाफ थी, और स्टाफ में ये वाला पॉइंट 2 और ये वाला पॉइंट 3, और इन दोनों के बीच में ये कितनी ये कितनी थी, कंबाइंड करेक्शन C। तो आप बताओ कंबाइंड करेक्शन C किसके किसके बीच की डिफरेंस थी? तो आप बोलोगे लेवल लाइन और डिफ्लेक्टेड लाइन। अभी आपने नोट लिखा था ना, बनाया था ना उस टाइम पे, आप पलट के देख लीजिए, आपको तुरंत याद आ जाएगा कि डिफ्लेक्टेड लाइन और लेवल लाइन के बीच की डिफरेंस को कंबाइंड करेक्शन बोला था हमने, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट याद है ना कि डिफ्लेक्टेड लाइन और लेवल लाइन के बीच की डिफरेंस को क्या बोलते हैं, कंबाइंड करेक्शन। होल्ड डाउन, नाउ लुक एट दिस, इस वाले डायग्राम पे देखो अब, और आप बता दो ये रहा डिफ्लेक्टेड लाइन एंड लेवल लाइन के डिफरेंस को क्या बोलते हैं, कंबाइंड करेक्शन। सो कैन आई सिंपली राइट कि H की वैल्यू उतना ही होगी जितनी करेक्शन की वैल्यू हुआ करती थी, क्योंकि डिस्टेंस पे डिपेंडेंट है। तो वहां पे करेक्शन डिफरेंस, मतलब कि करेक्शन जो थी ना दो लाइन के बीच की डिफरेंस, वो डिस्टेंस पे डिपेंड करती थी कि कितना डिस्टेंस और कितना करेक्शन। अगर मैं डिस्टेंस बढ़ा दूं तो करेक्शन भी बढ़ जाएगी। ठीक उसी तरीके से यहां पे ये H जो है हाइट, ठीक है, ये जितनी भी आएगी, अब इसी चीज को मैं ऐसा लिख सकता हूं, इसको कैलकुलेट करने में, दिस H height of ship is equal to, I can relate it is 0.0 कंबाइंड वैल्यू अगर अप्लाई करो तो सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत है यहाँ पे। तो मैग्नीट्यूड कितना लिखोगे, 0.0673 और ये d स्क्वायर, ठीक है। तो बेसिकली यू कैन अंडरस्टैंड दिस H can be considered as a combined correction for solving the problem, and in this case here we have a distance d as a distance of visible horizon and H is the height of ship. So we can write this distance of visible horizon, this distance between ship and object, ठीक है। अगर यहां पे लिखूं, so this d is equal to कितना लिखोगे सॉल्व करके, this is H upon 0.0673 अंडर रूट, ठीक है। सो इसी बात को और सिंप्लीफाई करके अगर लिखें तो कितना लिखेंगे, this we can write as 1 upon 0.0673, ठीक है, रूट ऑफ दिस 3.854, और इसी को राउंड ऑफ करके लिखा गया है, इट इज 3.855 रूट H। तो अगर मैं इसी को रिलेट करके लिखूं फाइनल फॉर्मूला, सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट D is equal to 3.855 रूट H वी हैव। ये है फॉर्मूला जहां पे H इन मीटर्स एंड D इन किलोमीटर्स है। अब यहाँ पे अगर मैं सवाल पूछूं ना आपसे कि अगर मैं शिप का हाइट मान लो 25 मीटर रखता हूं तो कितना डिस्टेंस देखा जा सकता है। अब देखो कितना आसान हो गया इसको सॉल्व करना। आप जब शिप की डिजाइनिंग अगर करोगे तो शिप की डिजाइनिंग में कितना हाइट रखना है ये डिपेंड करता है कि कितनी डिस्टेंस आप चाहते हो देखना, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो हाइट ऑफ द शिप, सी लेवल से कितना ऊपर है शिप, वही हमें देखना होता है, उसके नीचे वाला पार्ट इज नॉट द कंसर्न। अब यहाँ पे मैंने बताया कि 25 किलोमीटर का मान लो, सॉरी 25 मीटर की अगर हाइट ऑफ शिप है तो हाइट ऑफ शिप सी लेवल से 25 मीटर तक ऊपर है, तो आप कितना डिस्टेंस ग्राउंड पे देख पाओगे सी में, तो वो आप यहाँ पे देखो 3.855 रूट ऑफ 25 एंड दिस वैल्यू कम्स आउट 19.275 किलोमीटर। मतलब कि अगर शिप की हाइट वाटर से 25 मीटर ऊपर है, ठीक है, तो टॉप पे जाने के बाद एंड टॉप से देखने के बाद आप 19.275 किलोमीटर देख सकते हो। ये इसका कॉन्सेप्ट था, और इसमें कंफ्यूज मत होना कि इतना डिस्टेंस तक दिखाई देगा क्या टेलीस्कोप से, ये स्पेशल टेलीस्कोप होता है, इसके थ्रू आप देख सकते हो, ठीक है। और
इसके थ्रू आप ये तो समझ चुके होंगे अभी, ठीक है, किस तरीके से डिस्टेंस ऑफ विजिबल हॉराइजन निकाल रहे हो। तो ये वाला कॉन्सेप्ट कई जगहों पे लगा सकते हो। तो हमने अभी जो दिखाया ना, ये शिप का कॉन्सेप्ट दिखाया कि अगर ये शिप है, ठीक है, और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सो इसी चीज को अलग तरीके से भी देखो। अगर मैं बोलूं कि कोई एक सी लेवल से अगर एक लाइट हाउस डिजाइन करना हमें, तो लाइट हाउस की हाइट कितनी रखूं? एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। What should be the height of lighthouse such that in the range of 20 kilometers if any ship arrives then he will be able to identify the lighthouse? कितना हो जाएगा? तो मैंने डिस्टेंस बता दिया, 20 किलोमीटर का रेडियस में, मतलब डिस्टेंस हो गया 20 किलोमीटर। कितना हाइट रखा जाए? सो d की वैल्यू 20 और h की वैल्यू निकाल लो। सो दिस वी कैन राइट, कितनी आ जाएगी? दिस इज 20 अपॉन 3.855, ठीक है, स्क्वायर, दिस वैल्यू 26.9 मीटर, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। सो आप यहाँ पे देखो, जब भी कभी कैलकुलेट करना हो ना, तो यही कैलकुलेशन हमें करना पड़ता है और इस तरीके से हम लोग हाइट निकाल सकते हैं। तो अभी जो कॉन्सेप्ट देख रहे हो ना, ऑब्जेक्टिव में आपको बहुत फ्रीक्वेंसी दिखेगा ऐसे क्वेश्चंस का, आए हुए हैं अलग अलग एग्जाम्पल्स में आपको दिख जाएगा। और इसी का एक और केस बनता है कि अभी तक हमने आपको क्या दिखाया कि यू हैव अ शिप एंड यू हैव एनी ऑब्जेक्ट। दूसरा क्या दिखाया कि एक शिप है जो लाइट हाउस को देख लाइट हाउस का टॉप को देख पा रही है, तो टॉप ऑफ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस कितना होगा, जो कि ठीक इसी रिलेशन से बन जाएगा। मतलब क्या है कि आपको ओवरऑल ये समझना है कि आउट ऑफ द टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और इस साइड में शिप है, अगर इन दोनों में से किसी एक का हाइट मालूम है, ठीक है, तो हम लोग डिस्टेंस का आइडिया आसानी से लगा पाएंगे, ठीक है। तो शिप वाले केस में ये हुआ, लाइट हाउस वाले केस में भी यही होगा। अब इसी का एक और भी एग्जांपल बनता है कि अगर मैं दोनों का हाइट कंसीडर कर लूं, तो जैसे कि अगर मैं बोलूं कि हाइट ऑफ शिप भी है, मान लो 10 मीटर है हाइट शिप की, और लाइट हाउस की भी हाइट है 40 मीटर। अब इन दोनों के बीच में विजिबिलिटी डिस्टेंस कितनी आएगी? तो वो डिस्टेंस बढ़ जाएगी अब, ठीक है, क्योंकि अब आप इधर भी हाइट कंसीडर कर रहे हो तो और भी ज्यादा दूर से देख पाओगे, ठीक है। तो ये वाला केस मैं आपको सेकंड केस में दिखा देता हूं। लुक एट दिस नाउ, केस 2, considering height of object both side, दोनों साइड में अगर मैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कंसीडर करूं तो आप सबसे पहले ये देखो कि वाटर बॉडी कुछ ऐसे बनेगी। दिस वन इज द वाटर बॉडी वी हैव, ठीक है, और एक तरफ से शिप हो जाएगी और एक तरफ से लाइट हाउस हो जाएगी। सो वी हैव द सिचुएशन लाइक दिस। सो आप देख सकते हो, तो ये है लाइन, और यहां से यू कैन अंडरस्टैंड, सपोज दिस वन इज द लाइट हाउस एंड दिस साइड वी हैव शिप, ठीक है। सो वी कैन एनालाइज कि ये वाली जो हाइट है, ये हाइट ऑफ शिप है h1 और ये है हाइट ऑफ लाइट हाउस, दिस वन इज h2। ऑब्जेक्ट मैंने बता दिया ऑलरेडी कि दिस वन इज द शिप एंड दिस वन इज द लाइट हाउस। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि ये वाली डिस्टेंस, इन दोनों के बीच में ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, तो आपको सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि इस पॉइंट के अबाउट क्या दो अलग अलग केसेस बन गया? इसी वाले केस का दो बार हो गया क्या? एक बार हो गया इसके लिए और एक बार हो गया इसके लिए H2 के कारण। सो व्हाट आई कैन राइट, एक बार यहाँ पे दिस पर्टिकुलर, यहाँ से लेकर यहाँ तक D1 और यहाँ से लेकर यहाँ तक D2। सो व्हाट आई कैन राइट, दिस D इज इक्वल टू दिस D distance from the ship to the lighthouse. Distance from ship to lighthouse, this D is equal to D1 plus D2, or finally we can write this as 3.855 root of H1 प्लस रूट ऑफ H2, यही आ जाएगा। उसी केस का दो बार हो गया ना, आप समझ सकते हो इस चीज को ऐसे कि ये यहां से लेकर के यहां तक, इसको भूल जाओ यहाँ पे, इसके बाद तो बताओ इतना ही बचा ना, D1 निकाल लेंगे यहां तक में। सिमिलरली अब इधर का भूल जाओ और इधर का निकाल लोगे, अब टोटल देखो निकल जाएगा क्या।
और इसमें कंफ्यूज मत होना कैसे दिखेगा। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, जैसे मान लो शिप नाइट में ट्रेवल कर रही है, तो नाइट में तो कुछ और दिखाई देगा ही नहीं, सिर्फ टॉप ऑफ द लाइट हाउस दिखाई देगा। तो ऑब्जर्वर जो यहाँ खड़ा है उसको कहीं कुछ भी दिखाई नहीं देगा, सिर्फ टॉप ऑफ द लाइट हाउस दिखाई दे रहा होगा। आप सोचो ये है ऑब्जर्वर यहाँ पे और उसको सिर्फ ये पॉइंट नजर आ रहा है। तो अगर दोनों का हाइट आपको मालूम है तो आपको ये भी मालूम है कि कितनी डिस्टेंस तक आप देख पा रहे हो, वो कितने पे। आप इसी बात को ऐसे समझो कि एक ऑब्जर्वर है शिप में, ट्रेवल कर रहा है, कुछ नहीं दिख रहा अभी तक। एकाएक द मोमेंट द लाइट बिकम्स विजिबल and if the height of lighthouse known to us and the height of ship also known to us, can we guess at what distance that lighthouse exists from this position of ship? तो यही इसका कॉन्सेप्ट है कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आसानी से निकाला जा सकता है। ठीक है, अभी मैंने आपको दोनों केसेस बता दिए हैं, तो आप इसको यहाँ से लिखो, केस 1 से। इसको मैं डाल देता हूँ, ये ऑलरेडी बता चुका था मैं। सो आप इसको यहाँ से पहले केस 1 केस 2 लिख लो। ठीक है, पॉज करके वीडियो आप लिख लीजिए और इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस पे हम लोग। दोनों साइड हो गया। चलो नाउ विल मूव टू द क्वेश्चन। देखो यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस मार्क किए हैं जो आपको सॉल्व करने हैं। तो मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर मैं मार्क कर दिया हूँ ऑलरेडी। आप एक एक करके ना इन सब का आंसर, वीडियो पॉज कर लो आप और एक एक करके इन सब का आंसर निकालो और आप उसके बाद फिर वीडियो प्ले करके आप इसके आंसर्स को चेक कीजिए। अगर कहीं पे डाउट आता है फिर आप वीडियो देखिए। सब मिला के 23, 24, 25, 26 एंड 54। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन है, इतना बना लोगे तो बाकी सभी बन जाएगा। ठीक है, आसान है काफी। ठीक है, इतने सारे क्वेश्चन से एक एक करके आंसर करो। डू इट नाउ। कई बार जब सॉल्व करते हो ना आप, तो कैलकुलेटर से सॉल्व करने के बाद वैल्यूज में पॉइंट में थोड़ी सी डिफरेंस आ सकती है, तो घबराना नहीं है। नियर बाई आंसर रिपोर्ट करना है उस केस में। ठीक है, पॉइंट में थोड़ी सी डिफरेंस आए तो घबराना नहीं है, नियर बाई आंसर रिपोर्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 23 एक लॉजिकल क्वेश्चन है, उसका आंसर एक काम करो, 22 भी पढ़ो। 22 में क्या लिखा है? अ प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लम्ब लाइन। पहले तो ये बताओ, प्लेन बोला है, सरफेस नहीं बोला है, प्लेन है। तो आप बताओ विच प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द प्लम्ब लाइन। प्लम्ब लाइन वर्टिकल होती है और उसके जस्ट परपेंडिकुलर देखोगे तो वो कौन सी हो जाएगी? और साथ में भी लिखा है प्लम्ब लाइन थ्रू अ पॉइंट एंड इट इज टेंजेंशियल टू द लेवल सरफेस ऑल्सो। तो आप बताओ ये रहा लेवल सरफेस, इस पे टेंजेंट भी है और प्लम्ब लाइन के परपेंडिकुलर भी है। उस प्लेन को क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल प्लेन। सिंपल। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दैट हॉरिजॉन्टल प्लेन डी। ठीक है, चलो आगे है। नेक्स्ट देखें हम लोग, क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? गलत कौन है? तो प्लम्ब लाइन इज अलोंग अ डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, ये तो करेक्ट है। उसके बाद मीन सी लेवल इज यूज्ड एज अ रेफरेंस सरफेस फॉर एस्टैब्लिशिंग द हॉरिजॉन्टल कंट्रोल। पहले तो ये बताओ, मीन सी लेवल का यूज करके हॉरिजॉन्टली कंट्रोल करते हो या वर्टिकल मेजरमेंट करते हो? आप मीन सी लेवल को रेफरेंस मानते हुए वर्टिकल करते हो ना, तो कंट्रोल पॉइंट किसका हुआ? वर्टिकल का, हॉरिजॉन्टल का नहीं। तो ये तो रॉन्ग है ना लिखा हुआ, तो बी इज रॉन्ग। आगे पढ़ लो, मीन सी लेवल इज सिंप्लीफिकेशन ऑफ द जियोइड। बिल्कुल करेक्ट है,
MSL है क्या? सिंप्लीफिकेशन ऑफ ज्वाइड, मतलब कर्वेचर ऑफ अर्थ को हम लोग ज्वाइड पढ़े थे, पहली क्लास में बताया था मैंने। उसके बाद ज्वाइड इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ ग्रेविटी। अब समझो इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ ग्रेविटी मतलब वो सरफेस जिसपे ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट होती है, वो सरफेस है। बिल्कुल करेक्ट है। आप बताओ ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला याद होगा ना, दैट F इक्वल टू G m1 m2 डिवाइड बाई r स्क्वायर। रेडियस कांस्टेंट करोगे तो वो इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ ग्रेविटी निकल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे A करेक्ट है, C करेक्ट है, D करेक्ट है, सिर्फ B रॉन्ग है। B में हॉरिजॉन्टल कंट्रोल लिखा है, यही इसमें गलत था। अगर वर्टिकल कंट्रोल लिखता तो ये करेक्ट हो जाता। ठीक है, सो बी इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 23। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 24। आंसर करो। इन क्वेश्चन नंबर 24, a lighthouse is just above the horizon at a certain station at the sea level. The distance between the station and the lighthouse d मालूम है कितना? 60 किलोमीटर। तो पूछा है h की वैल्यू क्या है। सो आप खुद बता दो, इसमें क्या लिखेंगे हम लोग। सो d इज इक्वल टू, इसको हाइट पूछा ना, सो दिस h इज इक्वल टू 0.0673 d स्क्वायर, यही है ना। सो यहाँ पे कितना लिखेंगे, दिस वी कैन राइट 0.0673 एंड d की वैल्यू कितना है 60 स्क्वायर। चेक कर लो, दिस विल राइट वैल्यू इज 0.0673 इंटू 60 स्क्वायर। आंसर आ जाएगी मीटर्स में एंड यू आर गेटिंग 242.28। So this is 242.28. So the nearby answer हमने बोला था आपको लेने के लिए। अब देखो इसमें exactly मैच नहीं कर रहा है, 243.5 आ रहा है और हमने जो निकाला वो 242.28 आ रहा है। तो मैंने बोला था ना घबराना नहीं है, ये ना आप समझ लो। पहले ES का क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे आप, तो ES के क्वेश्चन में ना इस तरीके से वेरिएशंस आपको नजर आ जाएंगे, क्योंकि आंसर हो सकता है, क्योंकि आपने जब ये वाला फॉर्मूला निकाला था ना तो आपने लिखा था 0.0673, उसके थ्रू कैलकुलेट किया था। हो सकता है उसके एग्जैक्ट से क्या हो, या फिर ये भी हो सकता है कि 3.855 से, तो आपने फार्मूला बनाते समय कुछ वैल्यूज को राउंड ऑफ करते हो, उसकी वजह से पॉइंट में थोड़े थोड़े डिफरेंस आ जाएंगे। उससे बिल्कुल घबराना नहीं है, नियर बाय आंसर रिपोर्ट करना है। जैसे कि यहाँ पे नियर बाय आंसर हो जाएगा, जो वैल्यू आई है वो है 242.28 मीटर और आंसर यहाँ पे रिपोर्ट करेंगे हम लोग A और इसमें लिखा हुआ 243.5। ठीक है, चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। क्वेश्चन नंबर 25 इसमें क्या लिखा है, एन ऑब्जर्वर स्टैंडिंग ऑन अ डेक ऑफ शिप जस्ट सीज द टॉप ऑफ द लाइट हाउस एंड 30 मीटर अबव द सी लेवल। तो यहाँ पे h1 है 30 मीटर एंड द हाइट ऑफ ऑब्जर्वर h2 दिया हुआ 30 और h1 की वैल्यू है 10 मीटर सी लेवल से। देन डिस्टेंस कितना लिखोगे, d इज इक्वल टू 3.855 रूट ऑफ 30 प्लस रूट ऑफ 10। दिस इज हाउ वी कैन वर्क आउट। तो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, कितनी आ जाएगी। दिस इज 3.855 into root of 30 plus root of 10. ठीक है, this is how we work out and this value we are getting 33.3. So this is 33.3 किलोमीटर। ठीक है, कौन सी आंसर बन गई, C। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में वर्कआउट करो। सो क्वेश्चन नंबर 26 में अगर देखो तो इन्होंने लिखा क्या है, क्वेश्चन नंबर 26, a lighthouse is just visible just above the horizon at a certain station at the sea level. The distance between the station and the lighthouse is 40 kilometer. Then height of the lighthouse. तो distance निकाल नहीं लोगे, 0.0673 d square। ठीक है, h की वैल्यू। ठीक है, so height of the lighthouse चाहिए। so यहाँ पे this is 0.0673 into 40 square and this value we are getting as 3.855 into 40 square and this value comes out this is 0.0673 into 40 square and this value comes out क्या हो गया, 0.0673 into 40 square, this value comes out 107.68 आ रही है, 107.68 मीटर। सो नियर बाय आंसर लेना है। अब देखो सी में लिखा हुआ 107.7 मीटर। ठीक है, चलो अब यहाँ पे इसके अलावा भी ऐसा ही क्वेश्चन पूछा हुआ है जो कि आप आसानी से आंसर कर पाओगे, इसमें कोई ज्यादा कुछ बचा नहीं है अब, जो मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। अब यहाँ पे एक और भी क्वेश्चन दिया था जो कि कन्वेंशन वाले लिस्ट में है, दैट इज 54। ये अच्छा क्वेश्चन है, जरा इसको ढंग से अटेम्प्ट कीजिए, इट इज गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 54,
क्वेश्चन नंबर 54। सो सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 54 में ये सोचो, द कैप्टन ऑफ ए शिप स्टैंडिंग ऑन द डेक फर्स्ट सीज द लाइट हाउस दिस लाइट हाउस ऑफ हाइट 75 मीटर अबव MSL। सबसे पहले उसने देखा 75 मीटर MSL से जो है हाइट, ठीक है। तो चलो हाइट ऑफ लाइट हाउस मालूम है कितना, 75 मीटर, ठीक है, अबव MSL। इफ द हाइट ऑफ कैप्टन आई अबव MSL इज 7 मीटर, अबव MSL, चलो ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जर्वर इज 7 मीटर। व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द लाइट हाउस टू द कैप्टन। अब ये अगर कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले ए पार्ट को अगर मैं निकालूं तो डिस्टेंस निकालने के लिए इजिली वी कैन वर्क आउट। कितना लिखोगे डिस्टेंस, दिस d इज इक्वल टू 3.855 रूट ऑफ h1 प्लस h2 होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 75 प्लस 7, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। दिस वैल्यू 3.855 रूट ऑफ 75 प्लस रूट ऑफ 7, ठीक है, रूट ऑफ 7, एंड दिस वैल्यू कम्स आउट 43.58 किलोमीटर। ये है पहले क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। द कैप्टन ऑफ ए शिप स्टैंडिंग ऑन अ डेक फर्स्ट इज द लाइट हाउस, दिस इज अबव MSL इफ द कैप्टन लाइट हाउस, दिस इज, ठीक है। अब ठीक है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द लाइट हाउस फ्रॉम द कैप्टन। अभी ये निकल चुका, ए पार्ट इज आंसर्ड। सेकंड पार्ट पढ़ो, आफ्टर सम टाइम a point which is 15 meter below the top of lighthouse becomes visible। अब क्या है, इस बात को समझिए कि सिचुएशन क्या है कि अब ना थोड़ी देर बाद एक और भी पॉइंट दिखाई दे रही है जो कि 15 मीटर बिलो है टॉप ऑफ द लाइट हाउस से, ठीक है। सो अब इस बात को समझाने के लिए जो बी पॉइंट है उसको समझाने के लिए मैं डायग्राम दिखाता हूं। इस डायग्राम से समझो पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है। सिचुएशन कुछ ऐसा है, ठीक है, और आप समझिए कि लाइट हाउस कुछ इस तरीके से है, ठीक है, ये है यहाँ पे, एंड वी हैव अ लाइट हाउस MSL पे कुछ ऐसा, ये है लाइट हाउस और इसकी हाइट ये है 75 मीटर, ठीक है। और यहाँ से ये टॉप से एक ऑब्जर्वर कुछ ऐसा देख पा रहा था, दिस, ठीक है, एंड हियर इज द शिप वी हैव। सो ये पहला वाला सिचुएशन है जो अभी हमने कैलकुलेट किया था, तो ये 75 है और इसकी हाइट 7 है, तो हमने अभी कैलकुलेट कर लिया कि कितनी है। अब यहाँ से एक डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये ए पोजीशन से ट्रेवल करके थोड़ा सा और शिप की तरफ आगे बढ़ता है, और उसके बाद आफ्टर सम टाइम अ पॉइंट व्हिच इज 15 मीटर बिलो द टॉप ऑफ लाइट हाउस बिकम्स विजिबल। तो अब जो उसको पॉइंट दिखाई देता है वो 15 मीटर नीचे, तो ये यहाँ से 15 मीटर नीचे आ गया, ठीक है, और ये वाला पॉइंट दिखाई देता है, तो मैं इसके कोरस्पॉन्डिंग पहले लाइन ड्रॉ करता हूँ, दिस, और ये ऑब्जर्वर कहीं यहाँ पहुँच चुका है अब किसी बी पॉइंट पे। सो दिस यू कैन सी हियर, दिस वन इज एट बी पॉइंट, ठीक है। सो मैं पूछूं कि ये वाला डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, ये क्वेश्चन पूछा रहा है, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द शिप, ठीक है। तो जब वो यहाँ पे था ना ए पोजीशन पे, तो उसको टॉप दिखाई दे रहा था, जब वो ट्रेवल करते करते बी पे आया तो टॉप तो दिखाई दे ही रहा है, 15 मीटर नीचे का भी पॉइंट दिखाई दे रहा है, लेकिन पूरा नहीं दिखाई दे रहा है उसको, मतलब पूरा यहाँ से बॉटम तक दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ 15 मीटर ये वाला हाइट दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो क्या लिखा है, आफ्टर सम टाइम अ पॉइंट व्हिच इज 15 मीटर बिलो द टॉप ऑफ लाइट हाउस बिकम्स विजिबल टू द कैप्टन, देन कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द शिप बिटवीन द टू इंस्टेंट्स। तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब मैं दो चीजें कैलकुलेट करता हूं, तो आप बताओ कि ये वाली हाइट अब कितना लेंगे, ये 15 मीटर नीचे से, तो ये कितनी बची, 75 माइनस 15 इज व्हाट, 60। तो मैं पूछूंगा कि ये तो हमने निकाला था D1 पहले वाले केस में, मैं इसका नाम दे देता हूं D1, और दूसरे वाले केस में दिस वन इज D2, इसके अलॉन्ग निकाल लेते हैं, तो D2 की वैल्यू क्या लिखेंगे, सो दिस आई कैन राइट 3.855 रूट ऑफ 60 प्लस रूट ऑफ 7, तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लो। सो दिस वी आर गेटिंग एज 3.855 रूट ऑफ 60 प्लस रूट ऑफ 7
ठीक है, एंड दिस वैल्यू वी आर गेटिंग एज 40.06 किलोमीटर। ठीक है, अब मैं पूछूं डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है, सो दिस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय शिप, अगर ये निकालें सो दिस आई कैन राइट दिस d इज इक्वल टू d1 माइनस d2 एंड दिस इज इक्वल टू कितना है 43.58 minus 40.06. What is the value now? We'll work out. This is 43.58 minus 40.06 and this value is 3.52 kilometer is the final answer. तो B part का आंसर आ गया 3.52 किलोमीटर। आई होप कि आपको ये समझ में अभी आ गया होगा। तो डिस्टेंस ऑफ विजुअल हॉराइजन से रिलेट करता हुआ ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। अभी इसको आप लिख लीजिए। सो ये डिस्टेंस ऑफ विजिबल हॉराइजन यहाँ पे खत्म हुआ। सो आई होप कि आज जो भी हमने डिस्कस किया वो सब आपको समझ में आए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास और अगली क्लास में अगला टॉपिक है रेसिप्रोकल लेवलिंग, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। सो थैंक यू।